हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से कुछ आपको नए क्वेश्चंस भी लगेंगे जो कि कॉमन क्वेश्चन से थोड़े हटकर हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और आपको भी खुद ये चेक करना है कि आपने इसमें कितना करेक्ट कर पाया। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। जो भी सीडीपी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोट्स होता है या जो कुछ भी होता है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जुड़ जाइए अभी और इस वक्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पे जो एक लाइन लिखा है कि कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ठीक है, इसी में इसका आंसर छिपा है। ठीक है, यानी कि क्या है, कभी नहीं समाप्त होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में है एकीकरण का सिद्धांत, सेकंड है अंतःक्रिया का सिद्धांत, उसके बाद है निरंतरता का सिद्धांत, उसके बाद है अंतर संबंध का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हमें इसका आंसर पता नहीं है तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रिक यूज कर सकते हैं। वो क्या? तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने गोल घेरा किया हुआ है इसमें लिखा है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। यानी क्या है, तो कभी नहीं समाप्त होगा, इसका मतलब क्या होगा, निरंतर चलेगा। तो इसका डायरेक्टली हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, तो निरंतरता का सिद्धांत। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस में ही उसका आंसर छिपा होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, यानी थर्ड वाला हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन हुआ, तो इसके मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे फर्स्ट में है अब्राहम मैस्लो, उसके बाद है मैकडूगल, उसके बाद है विलियम जेम्स, उसके बाद है सिम्पसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, मैकडूगल। ठीक है, तो देखिए मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राणी को उत्तेजित किए जाने पर एक विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की जन्मजात प्रवृत्ति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो गए, तो मैकडूगल हो गए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था एक ऐसा समय होता है जब बालक का इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि जो संवेगात्मक विकास होता है वो सबसे अधिक होता है। इस अवस्था में बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सांवेगिक एवं संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। तो बाल्यावस्था को दो कैटेगरी में बांटा गया है, आपको पता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो है इसका समय कब से कब तक है और उत्तर बाल्यावस्था का समय कब से कब तक है? तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था है 2 से लेके 6 साल और उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 से लेके 12 साल तक। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, हो सकता है कि कभी आपको ये भी पूछ दे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में किस चीज़ में प्रॉब्लम होगा? ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो व्यक्त करने में या फिर पढ़ने में यानी पठन में या फिर बोलने में या फिर खड़े होने में। तो आप सभी को ये पता होगा क्योंकि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और आप लोग अगर टेट एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये आप लोगों को पता होगा ही। ठीक है, तो बहुत इजी इसका आंसर है, तो ये सिंपली हो जाएगा इसका क्या, पढ़ने में। तो पठन से रिलेटेड है डिसलेक्सिया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, तो बच्चे का जो बुद्धि होता है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या फिर भावात्मक विकास से? तो यहाँ पे मुख्यतः कह रहा है, तो बच्चे का बुद्धि जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से, क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ उसका बुद्धि भी होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि
बाल विकास का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है तो उसमें अंतः संबंध का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको ये पता है कि अगर शरीर हमारा स्वच्छ होता है तो हमारी बुद्धि का विकास भी उतना बेहतर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा शारीरिक विकास से, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। तो पहला है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया संबंध या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, उसके बाद है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उसके बाद है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसके बाद है संकेतात्मक अवस्था। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में क्या होता है कि जब बालक किसी कार्य को करता है, अगर उसका अगर प्रतिफल अच्छा मिलता है तो वो उसे एक पुनर्वलन मिलता है, उसे एक रीइंफोर्समेंट मिलता है। इसलिए इस सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहता है। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो भी प्राणी या जब बालक होता है वो पर्यावरण में सक्रिय होकर स्वयं कार्य करता है तथा पुनर्वलन के आधार पर उसकी पुनरावृत्ति भी करता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न में कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर ब्रूनर के बारे में आपने पढ़ा है तो आप इजीली वे में आंसर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंतःप्रज्ञा अवस्था। देखिए अंतःप्रज्ञा अवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि कोई बालक शुभ कार्य करना चाहता है, वह अशुभ कार्य करना नहीं चाहता, यानी गलत कार्य को करना नहीं चाहता है। विकल्पहीनता की स्थिति में ही वह गलत कार्य का चयन करता है या फिर अज्ञानता की स्थिति में ही वो करता है। यानी जनरली जो बच्चे के दिमाग में वो सेट होता है वो ये चाहता है कि हम गलत कार्य को ना करें या उससे बचें। तो ये होता है अंतःप्रज्ञा अवस्था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न में कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान और बोध। देखिए दोस्तों ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अच्छे से पढ़े हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, इन्होंने शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, जिसमें कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के बारे में इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है ये सेकेंड नंबर होगा। यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है बल्कि यह किससे है, तो भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी अनुप्रयोग, ज्ञान और बोध यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से रिलेटेड है। अब जान लीजिए कि अनुमूल्यन क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूइंग, है ना। इसके अंतर्गत व्यवहार की वह अभिप्रेरणा आती है जो व्यक्ति की किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, किस वैल्यू देना, यानी कि किसी के मूल्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो डिटर्मिनेशन है, उस पर आधारित होती है अनुमूल्यन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से और छात्रों के वृत्तिक विकास से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हुई कि पढ़ने के साथ साथ जो अन्य एक्टिविटी होता है, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होती हैं जो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं स्कूल के नियमित समय अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे आप ले सकते हैं कि खेल हो जाएगा, संगीत, नाटक, निबंध एवं कहानी लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कला आदि, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो सर्वांगीण विकास से। आपने CCE के बारे में सुना होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सर्वांगीण विकास का ही बात होता है। तो स्कूल में जितना भी एक्टिविटी है तो वो सभी क्या आते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो नहीं किया है, तो स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक और BS ब्लूम। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा BS ब्लूम। देखिए BS ब्लूम ने वर्ष 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप में किया है। ठीक है, इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है।
इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जबकि बीएफ स्किनर जो है, ठीक है, बीएफ स्किनर जो है, इन्होंने अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत का सिद्धांत दिया। और जो कोहलर हैं, कोहलर ने अधिगम के अंतर्दृष्टि, और थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें हमने कही हैं, इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। हो सकता है इनमें से कहीं ना कहीं इन सारे ऑप्शन से भी क्वेश्चंस आपको कभी उठाकर दे दे, ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक से रिलेटेड का एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने कितना करेक्ट किया जरूर बताइएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और जिन्हें जेटेट का नोट्स चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।